हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जो है थोड़ा हाथ हल्का रखेगी, और वो नज़र भी आता है। तो उस सूरत में वो लीडर बन गए। अब शेर अफजल मरवत जो है अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसलिए कि अलीमा खान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलीमा खान अपना एक रोल अदा कर रही है पार्टी के अंदर। हालांकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वो उनकी बहन है और वो अपना रोल भी अदा कर रही हैं। उज़मा साहिबा भी कर रही हैं, और उनकी जो वाइफ थी पहले वो आई थी, वो भी अपना रोल अदा कर रही थी। और देखने में ये आ रहा था कि पार्टी कई हिस्सों में डिवाइड है। अली अमीन गंडापुर एक पूरा पश्तून ग्रुप लेकर बैठे हुए थे, फिर मरवत साहब इंटर हुए और उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की और बहुत सी उनसे गलतियां हो गई, जिसके ऊपर उनको फारिग कर दिया गया है। अब अलीमा खान बहन है, लेकिन जाहिर है पार्टी बहुत अहम है, तो अलीमा खान बहन की हैसियत से पार्टी के बहुत वर्कर उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो एलिमेंट्स जो अली अमीन गंडापुर से और इन लोगों से जो दूसरे गौहर खान से नाराज हैं, वो ग्रुप जो है वो अलीमा खान के साथ आ गया है। तो एक ग्रुपिंग सी नजर आ रही है। जहां तक मरवत साहब का ताल्लुक है, उनकी कोई भी स्टेटमेंट अब इस लेवल पर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब वो इस काबिल नहीं है कि वो सच बोलें। अगर उनको बोलना था तो शुरू में बोलना चाहिए था। उस वक्त तो वो इमरान खान को नाखुदा बना रहे थे और पीटीआई को पता नहीं क्या कुछ बन रहे थे। अब उनको फारिग कर दिया गया है तो उनको हर आदमी बुरा नजर आ रहा है। तो ये बात तो क्लियर थी कि अलीमा खान पार्टी में कोई हैसियत तो रखती नहीं है, लेकिन उनकी बहन है, और वो क्योंकि इनके यहाँ तंजीम तो है नहीं, तो एक ग्रुप जो है जो कि अली अमीन गुंडापुर से नाराज है, या वसीम उससे क्या कहते हैं अकरम राजा से नाराज है, या गौर खान से नाराज है, वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो अपने आप को जाके वो करेगा। वो उनकी बहन है, और आपको पता है कि इमरान खान अपनी बहन की एक लिहाज से बड़ी इज्जत करते हैं। अगर इमरान खान ने बाहर एक मैसेज दे देना चाहिए था अपने किसी अहम तरीन शख्सियत से कि अलीमा खान कोई सियासी तौर पर बात ना करे, जो ये बातें कर रहे हैं कि इनके सामने कही गई है, तो वो अपने जो लॉयर एक है, जो उनके बड़े सेंसिबल लॉयर हैं, वो उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हीं के जरिए एक मैसेज दे देते। तो मेरा ख्याल है कि ये रिएक्शंस है मरवत साहब का, और अब वो जो बोल रहे हैं मैं नहीं समझता कि उसकी क्रेडिबिलिटी है। लोग सिर्फ उनको बैठाकर अपनी रेटिंग में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़ने बोलने और इस किस्म के अल्फाजों में बहुत आगे। ठीक है, अलीमा खान की मुलाकात नहीं होने दी जा रही इमरान खान से, और उसी के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है, कभी वो कभी ये वो। अलीमा खान की ही मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? जाती है। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो मिलने दे भाई। क्यों नहीं मिलने देती? अलीमा खान में क्या रखा है? वो कौन सी सियासी बहुत बड़ी आपके सियासी वर्कर हैं, या उन्होंने सियासत में बहुत नाम कमाया है, या उन्होंने बहुत बड़ा उनका विजन है, या वो उनका पूरा कंट्रोल है, और वो अगर इमरान खान से मिल लेंगी तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे और पार्टी जो है वो आसमान पे चली जाएगी? ऐसा है ही नहीं। वो बहन है, और इस सिलसिले में उनकी सियासी सोच एक लिमिटेड हद तक है, क्योंकि उन्होंने कभी सियासत की नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से या किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से उनको रोका जा रहा है, ये ज्यादती है। इसका कोई फायदा नहीं है। इससे क्या होगा कि अलीमा खान भी एक बहुत बड़ी सियासतदान बन जाएंगे। सही, मैं एग्री। हमारे यहाँ तो हम ऐसी हरकत करते हैं कि हम लोगों को जो कि है होती ही नहीं है, हमने बुशरा बीबी को सियासतदान बना दिया, हमने अब अलीमा खान को सियासतदान, हम तो जिसको चाहते हैं सियासतदान बना देते हैं। ये तो हमारी कमजोरी है। अलीमा खान को मिल लेंगी, मिल के वापस आ जाएंगी, मुझे बताएं क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे भाई? इमरान खान उसी वक्त जेल से निकलेंगे जब क्या अलीमा खान अमेरिका हैं। अंदर जाने के बाद इमरान खान उनको सारी स्टोरी बताएंगे और जो उनको नहीं पता है, और अमेरिका बाहर आके कहेगा बहादुर शहबाज शरीफ साहब फौरन छोड़ दो। खुदा के लिए यार, बहन है, और वो बाहर आके कुछ कहें भी तो एक बहुत बड़ा पीटीआई का हिस्सा है, और ये जो लीडरान है उनकी कौन बात मानेगा? ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनलेस के ये नहीं मिलने दा रहे, ये ज्यादती है, लेकिन उनका कहना है कि ये जितना बाहर इमरान खान शोर शराबा करता था, ये सब कुछ हलीमा जरिए के मैसेज आते थे। बट एनी हाउ सर, आगे चलिए। अंसार अब्बासी साहब ने आज लिखा है कि इमरान खान साहब अपने मुतालबात से पीछे हट गए। इवन वो जो कह रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाए और मेरा जो मैंडेट है मुझे वापस दिया जाए, और ये वो उससे भी पीछे हट गए। और अब उनकी पार्टी के कुछ लोग उनको ये बावर करा चुके हैं कि लड़ नहीं सकते आप, 2028 के इलेक्शन तक हमें मेहनत करके अगले इलेक्शन में लड़ने की तैयारी करनी चाहिए।
किस हद तक सदाकत हो सकती है? तो खान साहब अंसार के अगले 5 साल साहब चलिए इस अंसार अब्बासी साहब से और हटकर भी अब्बासी साहब का नाम लिया, बड़े रिस्पेक्टेबल हुए हैं। उनको जी। जंग अखबार में अपनी जगह बनानी है, जंग अखबार में अपनी जगह बनानी सर है। सबको अपने-अपने अदारे में जगह बनानी है। आप उनके उनके आप उनके 2 महीने के, 3 महीने के अखबार उठा लें, मैं जी। आपको दाव वो देता हूँ। ऐसी-ऐसी सनसनीखेज़ स्टेटमेंट जिसका जो कभी कोई सिर पैर कोई नहीं। मसलन अक्सर अब्बासी साहब इमरान खान के पास जाके मिल के आते हैं, उनको खबर वहाँ से मिलती है या एजेंसी देती है। भाई 2 ही तरीके से आ सकता है ना, बाकी मिलने वाले तो आपको भी खबर देते हैं, हम भी देते हैं। तो ऐसी कौन-सी खबर है कि इमरान खान पीछे हट गए? इमरान खान तो बहुत पीछे हट गए, बहुत पहले। पहले वो कहते थे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू कर दी। फ़ौज से मैं बात क्यों करूँ? वो करने लगे। फिर उन्होंने कहा मैं हुकूमत से क्यों बात करूँगा, ये तो चोर, डाकू, लुटेरे हैं, फिर वो उनसे भी बात करने लगे। तो वो तो हर अपने स्टांस से हटते रहे हैं इमरान खान, वक़्त के साथ-साथ। तो कोई नई खबर है, नई स्टोरी है तो बता दें। अब रही बात कि वो इलेक्शन से हट गए हैं और क्या कहते हैं वो आपके 45-47 की हुकूमत से हट गए हैं। मसलन ये कौन-सी ऐसी बड़ी न्यूज़ है कि इमरान खान साहब, अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साहब ये मैसेज अगर दे देते तो अपने उनके ज़रिए दे देते, इस कोऑर्डिनेटर के ज़रिए। इतने सारे लोग हैं, मिलते हैं उनसे कि जनाब अब मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा, और जो 47 की हुकूमत है इसे चलने दिया जाए, और मैं जो हूँ क्या नाम है अपनी राय की भी बात नहीं कर रहा कि मेरे साथ जो ज़ुल्म हुआ है और 9 मई वाला पे। भैया अगर इमरान खान ने जिस दिन ये स्टेटमेंट दे दिया, उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। क्या ठीक। सोचने की बात है। एग्री, तो एग्री, मैं एग्री। अंसार अब्बासी साहब का से बहुत उनसे मसलन मेरी वो वो है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि उनको कोई न्यूज़ निकालनी है और जंग में लगानी है, और जंग में न्यूज़ आपको पता है कि इस तरह की जो लगती है, वो बड़ी लगती है, और फिर जंग अखबार है, सब पढ़ते हैं। तो भाई मैं समझता हूँ कि ये कोई खबर नहीं है इतनी बड़ी जिसको इतनी बड़ी हेडिंग से भेजा जाए। इमरान खान कल पीछे हटते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। मैं एक सवाल कर लूँ कि क्या इनकी ये न्यूज़ इतनी ऑथेंटिक है? इमरान खान ने इनसे कहा है कि मैं हर चीज़ से हट गया हूँ। आप अगर आपकी न्यूज़ इमरान खान ने आप तक पहुँचाई है, तो मैं एक आपको ना दे रहा हूँ, कल आप खुद एक न्यूज़ लगा रहे होंगे कि इमरान खान दोबारा यू टर्न लेकर अपने मुतालबात इमरान खान फिर अकड़ गया। एक और सहाफ़ी है, उन्होंने, अब मैं उनका क्या नाम लेता हूँ, उन्होंने क्या दावा किया कि गंडापुर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया है कि आप इमरान खान साहब से ना जेल में आप जा सकते हैं, इमरान खान पता है, एक हेलीकॉप्टर लें और उसके अंदर उड़ें और उसमें बैठकर अपने मुज़ाकरात कर लें। देखिए, बात तो आपकी ठीक है, ये जब कुछ ना होता किसी मैं खैर का, सवाल सवाल समझा नहीं, पहले दोबारा से कहिए। मीन एक कंडक्टर सहाफ़ी फरमा रहे हैं कि एस्टेब्लिश गंडापुर साहब जो हैं वो इस जगह पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने मुज़ाकरात करेंगे। यार, कितनी कितनी बच्चों वाली बातें यार संदेला है। तुम भी अब माशाल्लाह इसमें आ गए हो, हम भी इतने मैंने अरसे से सर मैं साथ में अपने आप को, तुमने मैं भी चाह रहा हूं अपने कि आप थोड़ा-सा हँसे भी ना सर, हँसने वाली खबरें भी तो होती है ना दरमियान में। तुमने अपने एक अच्छे प्रोग्राम में ये मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें अगर रखोगे, तो भैया फिर तुम जो हो ना, मैं क्या कहूँ? मसलन ये भई अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाहे, तो उसके लिए कोई रास्ते बंद हैं, कम हैं। बिल्कुल है, सही। हैं? आप और मैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी के बाप में हिम्मत है कि वो इमरान खान और आपके एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे बराह रास्त या बिलवास्ता, दोनों सूरतों में आपको हवा भी नहीं लगेगी। ये किस बात पे यार के ऊपर वो होना चाहिए और फना होना चाहिए और ऐसा। कितनी दफ़ा इमरान जेल से ज़रदारी साहब बाहर निकले हैं, कितनी दफ़ा आपके जी, नवाज़ शरीफ साहब, ये सब बचकाना बातें हैं। पता नहीं कौन-सा सहाफ़ी है यार इस किस्म की बात करता है, यूट्यूब। और तुम उसको सुनते हो और कोट भी करते हो। तुम तो एक सेंसिबल आदमी हो यार। सर मैंने अच्छा सर, अब ज़रा मुझे ये फ़रमाइएगा, मैंने एंड पे जाके ना आपसे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी। पिछले प्रोग्राम में आपने बलूचिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी जो बड़ी दूर तक पहुँची। काफ़ी जगहों से मैसेज आया कि ये बड़ी अच्छी बात, तो वो मैं एंड में करूँगा।
गुज़श्ता दिनों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन हुआ है, उसका बड़ा चर्चा है कि 1500 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वो आए हैं और वो बड़े रास्ते खुलेंगे। और एक बात मैं और बताऊँ, खुद मैंने ये जो अल जज़ीरा है, उसमें मैंने ये खुद खबर पढ़ी है अल जज़ीरा में कि इमरान खान का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे बड़ा एक हम्मा दावा होता था, वो टूट रहा है और हुकूमत उनके साथ राब्ता अच्छा कर रही है और आने वाले दिनों में ये एक डिफरेंट पैदा हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। और फिर ये जो तरसीलात आ रही हैं, ये भी एक उसको, और फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो ये ओवरसीज कन्वेंशन के बारे में आप क्या कहते हैं? ओवरसीज कन्वेंशन में ओवरसीज कितने थे? आपने जाकर लोगों से मुलाकात की है? सर, मैंने, जो मेरे दोस्त वहां पर मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी कि अगर इसको हम मोटा मोटा भी गिने तो ये 1300-1400 बंदा था वहां पर। आप समझते हैं, चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वरना इस किस्म के प्रोग्राम देखें, हुकूमत की ओवरसीज का तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो तो फेल कर गया था। अब रही जब आर्मी चीफ आए थे और ओवरसीज से उन्होंने खिताब किया था, तो वो भरा हुआ था। अब इसके बारे में दो राय है, मैं क्योंकि वहां पे ग्राउंड पे नहीं हूँ, दोनों ऑथेंटिक राय है। एक कहते हैं नहीं, लोग बहुत ज्यादा थे, एक कहते हैं कि लोग पैदा कर दिए कहते। सर, मैं फिर मुझे मुझे जरा मौका दे दो, मतलब कि हुकूमत के नहीं थे, आर्मी चीफ खुद अपने बंदे लेके आ गए थे, जब वो आए तो फुल हो गए। मैं तो नहीं कह बंदे तो रहा, वही होने ना ओवरसीज के। नहीं, मैं नहीं आपके नहीं बातों से तो ये जब लग रहा है। हुकूमत, मैं बता रहा हूँ जब हुकूमत थी उसकी वीडियो मौजूद है। मैं अगर कहते तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको चला लीजिएगा अगर। तो हुकूमत के वक्त तो ओवरसीज वाले बैठे ही नहीं थे भैया, पूरा खाली पड़ा हुआ था। और जब आर्मी चीफ आए हैं तो उसके बाद ओवरसीज का वो एरिया फिल हुआ है। लेकिन उसके ऊपर उनके मुखालिफिन का ये ख्याल है, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि आर्मी चीफ जब आया तो ओवरसीज की बहुत बड़ी तादाद थी और लोगों ने बहुत नारे भी लगाए और ये लगाए। एक ग्रुप ऐसा भी है, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं हूं तो दोनों का पॉइंट जी, ऑफ जी। व्यू मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगा। एक ग्रुप ये कहता है कि ओवरसीज लोग बहुत कम थे, पाकिस्तान के लोग ज्यादा थे। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? अब अगला आता है आपका कि क्या इमरान खान का शहर ओवरसीज से टूट गया? ये तो सर उसी वक्त होगा जब प्रैक्टिकली चीजें सामने होंगी। जैसे फर्ज कीजिए अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, अभी तो वो जेल में है, अभी तो आप उनको 5 आदमी भी बाहर ना खड़ा करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लीडर बहुत बिल्कुल बड़ी ठीक। बात होता है। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो आपको पता है कितने लोग बाहर निकलते थे, या आसिफ अली जरदारी साहब बाहर अंदर थे, भुट्टो साहब को हैंग किया, कितने लोग निकले, कितने लोगों ने खुदसोजी की। तो एक तारीख मौजूद है। तो शहर टूटेगा, मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमत ने क्या ओवरसीज के लिए ऐसा इकदाम किया है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत की फेवर ओवरसीज में हो जाएगी? इमरान खान का शहर तो था, वो नजर आया था, वो प्रैक्टिकली जब इमरान खान बाहर गए थे तो जिस तरह ओवरसीज ने वहाँ उनको वेलकम किया, फिर जिस तरह ओवरसीज में ख़ास तौर पे आई एसएमसी आना है, और आपका उसका क्या नाम है, अपना है, या और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ। वो बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के सपोर्टर्स की है। लेकिन टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन उस वक्त पता चलेगी जब इमरान खान बाहर आएंगे और वो ओवरसीज को कॉल देंगे। हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से जो तरसीलात ना भेजने की बात की थी, वो तो उनकी वो मुस्तरद कर दी वहां के लोगों ने, ठीक है ना, वो नहीं माना गया है। तो आप इसके ऊपर तो बिल्कुल एक स्टेप बहुत अच्छा ले सकते हैं कि इमरान खान की जो डिमांड थी, इमरान खान ने तो सिविल नाफरमानी की पाकिस्तानियों को भी दी थी, उनके अपने वर्करों ने किया, उनके अपने लीडरों ने किया, उनके अपने रिश्तेदारों ने किया? नहीं किया ना, नहीं किया। तो सिविल नाफरमानी नहीं कामयाब हुई इमरान खान की। इसी तरह इमरान खान ने जो रेमिटेंसेस की बात की थी वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो इस लिहाज से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनकी इस बात को रद्द कर दिया। लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी आ रही है, वो आएगी इसलिए कि वो जेल में है, उनका कांटेक्ट नहीं है। और फिर बाहर बाहर बैठे हुए बड़े बड़े वो जो क्या कहते हैं जुगादर, जो बेसिकली आपके एक तमंचे हैं, एक तफरी है, जो बाहर बैठकर पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म की मखलूक़ात हैं जो बाहर बैठी हुई हैं और अपने आप को पीटीआई लीडर कहते हैं। यहाँ के लीडर तंग आ चुके हैं उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, और जो पीटीआई के वहाँ पर अपने आप को करता धरता, यहाँ तो सांसें आदमी की निकल जाती थी, जरा सा वो कोर्ट में जाते थे तो उनकी सांसें निकल रही होती थी, हाँ हाँ हाँ। और
बाहर बैठकर वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो एक पूरा ग्रुप है, यूके हो, अमेरिका हो, तो इस किस्म के जो तमाशबीन हैं वो पीटीआई में बहुत है। लेकिन अभी पीटीआई की मकबूलियत ओवरसीज़ में देने देखने का टाइम नहीं है, वो उसी वक़्त हो सकता है जब इमरान खान बाहर आएँगे। आर्मी चीफ का खिताब जो है वो बाकायदा तौर पर सुनाया गया। इससे पहले हमने उनके खिताब को वो रिकॉर्ड होते रहे हैं या नहीं होते रहे, खिताब तो वो बहुत करते रहे, लेकिन पहली दफ़ा बड़ा बाकायदा तौर पर उनका ये खिताब सुनाया गया और उनके खिताब में जिस तरह कहा गया कि हम नहीं छोड़ेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जनाब कि कुछ लोग जो है वो नहीं कर सकते और ओवरसीज़ ने भी बड़े नारे लगाए हैं, ओवरसीज़ ने भी बड़ा उसको वेलकम किया है और मुझे लग रहा है कि जज़्बात में आर्मी चीफ साहब भी बड़ी चीज़ें हैं, तो उस खिताब के बारे में क्या कहेंगे? पहली दफ़ा हमने सुना है, मैंने तो कम से कम। आर्मी चीफ का खिताब हमेशा अच्छा होता है। माशाल्लाह उनकी बड़ी ग्रिप है उसमें, क्या नाम है, अहादीस और इस्लामी कुरान इस्लामी इस्लामी टच में। हिस्ट्री में भी और कुरान की आयतों में, वो हाफ़िज़ हैं वो। जी, और जी, जी, जी। दूसरा ये कि वो आपके अहादीस के ऊपर और वो उन चीज़ों को कोट करते रहे हैं, माज़ी में जी। भी कोट करते रहे। ओवरसीज़ में उनको बड़ा वेलकम किया गया, उनको बहुत सुना गया। इससे लगता है कि ओवरसीज़ जो है ना वो हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म को लिफ्ट नहीं कराते हैं, वो आर्मी चीफ को लिफ्ट कराते हैं। ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश है, ये जो ओवरसीज़ का वो हुआ था। हुकूमत को कहें डूब मरें कि वज़ीर-ए-आज़म पे वेलकम नहीं हुआ, हुकूमती अराकीन पे इतना वेलकम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आर्मी चीफ इंटर होता है, तो ओवरसीज़ वालों ने कह दिया कि हम आर्मी के साथ हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म को मेरा मैसेज पहुँचा दीजिएगा क्या। और वज़ीर-ए-आज़म तो खुद कहता है बेचारा कि मैं तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ। सब करते-धरते तो आर्मी चीफ है। ये मैंने कब कहा कहा उन्होंने? अरे यार! तुमने देखा नहीं, मैं तो अभी कहूँ नहीं, तो नहीं, ये कब कहा ज़रा कोट कर देना, मैं क्योंकि ये लफ़्ज़ जो आपने बोले मैंने कहीं सुने नहीं, मैंने कहा अभी कहें तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, मेरे इसमें मौजूद है कि मैं दे दूं। उन्होंने कहा माई सेल्फ इज नॉट ए वजीर आजम, ठीक है। उन्होंने सारी जब, और मैं तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन होता है? देखिए वैसे ये उन्होंने कहाँ कहा, कहा है? ये मुझे ज़रा प्लीज़ ज़रूर मैं ज़रूर शेयर आपको कीजिएगा। व्हाट्सएप कर दूं, आप चलाएंगे? नहीं, मुझे ज़रा शेयर कीजिएगा, मैं खुद तो देखूँ, मैं ट्वीट कर दूँगा, मैं अभी ट्वीट भी करूँ भेज सकते हो, अभी भी मैं आप ट्वीट चला मैं चले। ट्वीट करूँगा सर इसको, अपनी नॉलेज के बाद लिए, में। जो मुल्क का वजीर आजम, वजीर आजम किसी मजमे में ये कह रहा हो कि जनाब आली, मैं माई सेल्फ इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इसका मतलब है कि मैं तो सिर्फ हुक्म मानने वाला हूँ भाई, मैं वजीर आजम थोड़ी हूँ। तो कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा, सलीम बुखारी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी शायद इस पॉइंट को कहा कि ऐसा नहीं कह सकते। मैंने कहा अच्छा, मैं वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने वीडियो दिखाया तो उसके बाद उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उन्होंने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दिया, तभी तो वो ये कह रहे थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, चीफ़ तो ऑपरेटिंग भैया ऑफिसर। इस्तीफा नहीं हुआ ना अभी तक, मसलन ऑफिशियली दे देना चाहिए उनका कहना ये। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है, जो उनकी स्पीच है, बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। 2 बात, एक तो हार्ड स्टेट की बात की है उन्होंने, और हार्ड स्टेट में उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि कोई सियासी आदमी हो, कोई हुकूमती आदमी हो, कोई मीडिया का आदमी हो, कोई दहशतगर्द हो, कोई मुल्क के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एजेंट्स हों, उनको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अब ये हार्ड स्टेट बनने वाली है और हार्ड स्टेट का जो ताकत होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस और सारी ताकत वो स्टेट के पास आ जाती है, हुकूमत के पास नहीं रहती है। इसका मतलब उन्होंने बता दिया है कि अब दहशतगर्दों को किसी सूरत में बख्शूंगा नहीं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है बलूचिस्तान में कि तुम्हारी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, बंदे मारते हो, घुसते हो, खुदकुश है बल, लेकिन बलूचिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत को तुम्हारे जो आका और तुम्हारे जो दुश्मन हाँ, मुल्क तुम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जोरदार उन्होंने चपेड़ मारा है। उन्होंने कहा कि चले जाओ। दूसरी बहुत बड़ी जो चपेड़ मारा उन्होंने ये मारा है कि हमारे पास जो इस वक्त मादनियात हैं, और वो अरबों की माद खरबों डॉलर की मादनियात, खुद वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में कहा, और फॉरेन इन्वेस्टर को दावत दी गई है। आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 बड़े रेकोडेक एंड सैंडेक का जो है वो खजाना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये खरबों डॉलर का है। और इस दफा वजीर आजम ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, आर्मी चीफ की ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बैरूनी दुनिया को दावत दिया है कि सरमायाकार आए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो आपके स्टाफ नहीं है, वो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो जाहिर है हमें बाहर
के लोगों को मदऊ करके उनके साथ एक एग्रीमेंट करना है, और उस एग्रीमेंट में हमें लॉज को भी प्रोटेक्ट करना है कि फेडरल गवर्नमेंट को कितना मिले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कितना मिले, और CSR के जरिए वहाँ के लोकल जो लोग जहाँ से निकलेगा, जैसे चागी से निकलेगा, नोशकी से निकलेगा, वहाँ कितना मिलना चाहिए। तो इन्होंने दावत दी। आपको पता है कि हमारे यहाँ माजी में हमारे तेल के कुएं में हमारी हुक्मरानों ने शीशा पिला के डाल दिया था ताकि हम तेल ना निकाल सके, और इसका फायदा ये था कि पड़ोसी मुल्क जो है उसको हम नाराज नहीं करना चाहते थे, उसके दबाव में डाल दिया। फिर सैंडेक जो था निकाल रहे थे चाइना के जरिए, और 17 अरब रुपए इसमें खर्च हुए थे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेशर में आके उसको बंद करवा दिया एक गैर मुल्की पावर की बुनियाद पर। ये नवाज रिकॉर्ड शरीफ ने या वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था सर? थोड़ा नहीं, ये नवाज शरीफ ने किया था, और अगर आप चाहें तो ये तारीख का हिस्सा है। और इसमें बाज़ाब्ता उस वक्त जो औरंगजेब था, आपके गवर्नर साहब, उन्होंने, कंवर दिलशाद साहब इसके गवाह हैं, उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बैरूनी ताकत के दबाव में आकर सैंडेक का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बंद कर दिया था। तो अब नहीं, लेकिन इसको क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये बात सुनी, मैं चाहता हूं इसको जरा खोल के समझना। कंवर दिलशाद इतना बड़ा ऑथेंटिक नहीं हो सकता ना, लेकिन मेरा मानना ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि इफ्तिखार चौधरी साहब, तो फिर बंद क्यों हुआ था भाई, बता दें। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपको पता है वो क्यों बंद हुआ था? इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो तो लेजिस्लेशन का मसला था, चंद्रयान कंपनी का मसला था। प्रोजेक्ट जो बंद हुआ फिर दोबारा शुरू हुआ, मेरे पास उसकी फिगर भी मौजूद है कि जनाब 2003 से 2007 तक तकरीबन $2 बिलियन आमदनी हुई। हुकूमत पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान को जो रॉयल्टी मिली वो 13.125 बिलियन रुपए है। ये तो मैं रिसर्च पे बात कर रहा हूँ। 2.6 बिलियन रुपए मिले हैं। हुकूमत को $2 बिलियन मिला है। 2017 में हुकूमत किसकी थी? ठीक है, उसके बाद जो है